हेलो एंड वेलकम टू एन एज वालसीराम। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी 301 का क्वेश्चन पेपर। आज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो। आप इसको एंड तक देखोगे तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसके सारे आंसर्स मैं प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे आप इसे अच्छे से पढ़ के कर पाओगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको इसकी गाइड चाहिए या क्वेश्चन पेपर चाहिए या इसकी पीडीएफ में बुक चाहिए, तो सबके मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप जाके पहले ज़रूर चेक करके आओ, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा खंड का आ जाएगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे से आपको किसी एक की व्याख्या करनी है, बट हम दोनों की करते हैं, ठीक है। तो इसमें है पहला हमारा क्या काव्यांश है, बैठ ले कुछ देर, आओ एक पथ के पाथिक से, प्रिय अंत और अनंत के, तम गहन जीवन घेर, मौन मधु हो जाओ, ठीक है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कि इसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। निराला चैप्टर में से ली गई है। कविता का नाम है मौन। प्रसंग है, अपने प्रियतम से कुछ क्षण शांति से मौन रहकर व्यतीत करने का आग्रह कर रही है इसमें जो भी औरत है वो, ठीक है। इसकी व्याख्या की क्या है कि मित्र या प्रेमी को संबोधित कर रही है। गतिशील जीवन को विराम दे, कुछ देर चुपचाप बैठकर अपनी असफलताओं पर मनन करें और मौन मधु के समान मीठा हो जाए। ये इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। हमारा सेकंड क्या हो जाएगा क्वेश्चन, सुनि मुनि बच्चन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल गाई, लाखी अपने सर सबू झरु भालू, कही न सके कछु करी विचारो, ठीक है। ये हमें एक पूरी पोएम दी हुई है, कविता दी हुई है। इसका अब हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है कि किस चीज़ की है, कहाँ से आई है। तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले वाले की करी थी। हाँ, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो आप इसके आंसर्स को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, या फिर उसे देख देख के लिख सकते हो अपनी कॉपी में, या वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा अगर वीडियो फास्ट चल रही हो तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं इस पूरी पोएम का। ये कवि तुलसीदास जी हैं इसके, और ये कविता है भरत का भातृ प्रेम, जो कि अयोध्या कांड का है, रामचरितमानस से जो लिया गया है, ठीक है। ये प्रसंग में भरत को राम से गहरा प्रेम है। आपने पढ़ा होगा अयोध्या कांड में जैसे राम भरत जी का मिलाप होता है, ये वही प्रसंग है। भरत चाहते हैं कि राम वापस लौट चले। भरत का पूर्व घटित घटनाओं और माँ की करनी के कारण आत्मग्लानि है, या भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है इसके अंदर। इसकी व्याख्या क्या है, भरत राम को लौटने के लिए वन गए, लौटने के लिए मनाने के लिए कि आप लौटाओ इसलिए वन गए। सभा में राम द्वारा भरत के स्वभाव की प्रशंसा करी। गुरु वशिष्ठ द्वारा संकेत पाकर अपने मन की बात कही। भरत ने संकोचवश वे अपनी बात कह नहीं पा रहे थे, पर गुरु ने कहा तो उन्होंने कही, ठीक है। अगर आपको समझ ना आई हो तो वीडियो पॉज करके उसे अच्छे से देख सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य में पे स्पष्ट करना है, वे रहीम नर धन्य है परोपकारी अंग का हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो सौंदर्य क्या है, परोपकार का महत्व और उपकार करने वाले को भी अच्छा फल, ठीक है। ये इसका भाव था। शिफ्ट क्या हो जाएगा इसका, सौंदर्य सरलता से समझाया और दृष्टांत अलंकार लोक जीवन से उदाहरण है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। हमारा सेकंड अब हो जाएगा, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना था, हमने कर दिया। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों के आंसर देने हमें 30 से 35 शब्दों में। तो हम देख लेते हैं। पहले हम क वाले का देंगे, कृष्ण के प्रति समर्पण भाव की, माधुर्य भक्ति, शरणागति आदि की इस प्रकार की भक्ति थी मीरा जी की, ऐसे प्रकार की थी। सेकंड है हमारा, फाक पद में गोपिकों की आंखों में क्या निकल कर आ गया, तो गुलाल निकल कर आ गया था, कृष्ण की छवि रह गई थी, ठीक है। थर्ड है हमारा, मुझे कदम कदम पर कविताएं मुस्कुराकर प्यार भरी बातें किससे और क्यों करना चाहती हैं। तो कवि ने इसमें कहा है कि कवि से करना चाहती है वो मुखरित होने के लिए, ओके। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी अथवा कठपुतली कविता के केंद्र भाव लगभग 30 से 40 शब्दों में स्पष्ट करने हैं। प्रभु जी तुम चंदन और कठपुतली कविता की, तो प्रभु जी वाली की कविता जो है उनके रैदास जी ने लिखी है वो, और भक्त और भगवान के संबंध को अलग अलग उदाहरणों में स्पष्ट किया गया है। अटूट संबंध पूर्ण समर्पण भाव दर्शाया गया है इसमें। अथवा कठपुतली जो है वो राजेंद्र उपाध्याय ने लिखी है। कठपुतली जैसा जीवन व्यतीत करने वाले को आलोचना, आज़ादी का महत्व और अपने अस्तित्व पर अभिमान
को सुरक्षित रखने के लिए परिश्रम और संघर्ष करने की प्रेरणा होती है उसमें। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है और फोर्थ क्या है, निम्नलिखित में से छंद और अलंकार का नाम लिखना है हमें। कनक कनकते सौगनी मदकता अधिकाय, इसका हमें वो लिखना है अलंकार। तो इसका अलंकार क्या हो जाएगा, छंद दोहा है, अलंकार इसका यमक है। ठीक है, मेक श्योर आप इसको अच्छे से देखो तो आपको ये पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भक्तिकालीन साहित्य, प्राय भक्ति परक रचनाएं, ईश्वर के निपुण और सगुण स्वरूप का आराधना, ज्ञान मार्गी निराकार रूप की उपासना, आडंबरी सामाजिक बुराइयों की निंदा, सरल भाषा में करी हमने। प्रेम मार्गी काव्य अवधि भाषा में है, लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा ईश्वर के अलौकिक रूप का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। ये हमारा पूरा गद्यांश है। अब हम इसको इस गद्यांश की हमें प्रसंग व्याख्या करनी है, तो अब हम वो करते हैं। ठीक है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इतने आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर इतना ईजिली कोई प्रोवाइड नहीं करा था, तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि काफ़ी सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसकी व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या इस गद्यांश की कि विज्ञापनों के सहारे एक विशेष जीवन पद्धति हमारी सोच और सपनों में नियंत्रित करने लगी है। पहले हमें जो हमसे इस गद्यांश के बारे में पूछा गया है कि हमें इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हमने इसे पढ़ लेना। पहले कहने की ज़रूरत नहीं है कि हसरत की बश्चार की पली कोपल है, क्योंकि सही तरीक़ों से वह इनमें एक बेफिक्र तक नहीं खरीद सकता, ब्रीफ केस तक नहीं खरीद सकता। अफ़ीम खिलाने के षड्यंत्र का सिर्फ एक पहलू है, दूसरी मार ज़्यादा गहरी है। आदमी को अपने लिए सपनों और अंदेशों को डाले रखना, ये सब चीज़ें हैं। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब कैसे करेंगे। तो हम इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार करेंगे। इसके जो लेखक हैं वो है राजेंद्र यादव। ठीक है, आपको याद रखना है कि लेखक कौन है। लेखक है राजेंद्र यादव। पाठ का नाम क्या है, अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। वो आपको पढ़ने से लग रहा था कि अनपढ़ बनाए रखने की साजिश चैप्टर का है वो। प्रसंग है लेखक की चिंता के सब और ऐसा वातावरण जो मनुष्य की सोच को प्रभावित करता हो। ओके, व्याख्या बिंदु, लेखक को लगता है कि सामंतवाद हमारी स्वतंत्र निर्भीक सोच को विभिन्न उपायों में दबा रहा है और ताकि उनके सच्चाई तक ना पहुंच पाए हम, ये इसकी व्याख्या थी। ऐसी हमारा एक और उसमें हमें गद्यांश दिया हुआ है, क्रोध शांति का भंग करने वाला मनोविकार है। ये क्रोध चैप्टर का है। ठीक है, ये क्रोध चैप्टर का हमें गद्यांश दिया हुआ है, क्रोध पाठ का। आपकी बुक में एक चैप्टर का नाम है क्रोध, उसका ये दिया हुआ है। ये मैं पूरा गद्यांश ऐसे ही आपको इजी पेपर आता है, ऐसे गद्यांश रहेगा, आपको उसके बारे में लिखना है तो आप पढ़ के समझ जाओगे क्या है। तो इसमें आपको क्रोध शांति को भंग करने वाला मनोविकार है। एक को क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करते हैं, मतलब एक को गुस्सा आते है तो दूसरे में भी जाता है, जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है। मतलब सब क्रोध दिखाते हैं एक दूसरे को, कि तत्काल अपमान का अनुभव कराता है और उसकी भी जो त्योरी चढ़ जाती है। वह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम जो क्रोध प्रकट कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित। ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि जो हम गुस्सा कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। ठीक है, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये रामचंद्र शुक्ल का, मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया था, क्रोध है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इसका प्रसंग क्या है, क्रोध का प्रभाव। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे कि क्रोध से शांति भंग होती है, दूसरे के मन को भी क्रोध उत्पन्न होता है, उचित अनुचित का ध्यान नहीं होता। अतः धर्म नीति और शिष्टाचार में क्रोध दबाने का महत्व पर एक सीमा तक ही होता है। ठीक है, दूसरों की पीड़ा देखकर उत्पन्न क्रोध लाभकारी होता है। मैं आपको बहुत जल्दी करा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो हमने अब खा वाला आंसर करना है, सिर्फ आपके लिए मैंने जल्दी पढ़ा रही हूँ मैं। कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर गंभीर विषय की सरल भाषा में ही प्रभावी प्रस्तुत प्रशोत्तर शैली चिंतन प्रधान है, अथवा मनमोहन राकेश शलर और प्रभावी प्रसंगाकुल शब्द प्रयोग, चित्रात्मक रोचक वर्णन, भाषा शैली यात्रा साहित्य के अनुकूल है। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा गया था, हमने उसका आंसर दे दिया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी धोखे में प्रश्न देने 40 शब्दों में। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भिखारी ने 2 बच्चों के साथ अरुणा ने कैसा व्यवहार किया था। तो अपने बच्चों के रूप में अपना लिया था। उसका आगे का क्वेश्चन पेपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो आप इसको इतने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा, इसको अच्छे से याद करो। मैं बाकी का आपको नेक्स्ट में
करा दूँगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो नेक्स्ट इसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर की होगी, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, ठीक है। ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं कराऊँगी, आप उसको पूरा देख लेना, फिर मैं सेकंड वाले में आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दूँगी। अभी इसमें मैंने आपको इतना ही कराया है ताकि आपको भी पढ़ने में वो रहे। अगर मैं एक बड़ी सी वीडियो बना दूँगी तो आप आधी देख के चले जाओगे और नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इतना लंबा कोई बच्चा बैठ के नहीं पढ़ता। तो अभी आपने आधा पेपर सॉल्व करा है, मतलब थोड़ा सा पेपर सॉल्व करा है, उतना याद करो अच्छे से। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पेपर की भी, इसके जो आगे का पेपर है वो भी सॉल्व करा दूँगी। तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहो। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।